नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक ही कैंपस पर। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में राजस्थान से जुड़ी हुई प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई, आपने उनको अच्छे से घर पे भी पढ़ा और अब उनको याद कर रहे हैं। दोस्तों, कोई भी टॉपिक जो है वो पूरा होने के बाद उसके नोट्स जो है उनको अच्छे से पढ़ो, अपने खुद के जो नोट्स आपने बनाए हैं उनको भी साथ में पढ़ो और उनसे जुड़े हुए प्रश्न करो, जिससे क्या है कि हमें जो टॉपिक पढ़ाया गया है उससे जुड़ी हुई बातें हैं वो हमें याद भी होगी और वो हमें अच्छे से समझ भी आएगी। सवाल करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अब मैंने जो आपको पढ़ाया है आपके लिए उससे बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जो पढ़ाया है आपका एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। आपका सारा ध्यान उसको अच्छे से पढ़ने और जो सवाल दिए जा रहे हैं उनको करने में होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरी गारंटी है कि आपको एक भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको नहीं आता होगा, बशर्ते आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, हर चीज़ याद करेंगे और सवालों को साथ में करेंगे। दोस्तों, प्राचीन काल के इतिहास के बाद में हमने बात की थी मध्यकाल के इतिहास के बारे में। पहले मैंने आपको बताया था कि मध्यकाल के इतिहास में मुख्य रूप से राजपूतों की उत्पत्ति और राजपूतों के प्रमुख राजवंश हमें अध्ययन करने होते हैं। अब दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ जो सवाल है ये भारत के इतिहास का भी बहुत प्रमुख सवाल है। देखो दोस्तों, 7वीं से 12वीं शताब्दी, 7वीं से 12वीं शताब्दी भारत के इतिहास में क्या कहलाती है? राजपूत काल। 7वीं शताब्दी का मतलब क्या हो जाएगा? अपने हर्ष की मृत्यु, हर्षवर्धन की मृत्यु। हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन प्राचीन भारत का अंतिम सम्राट था। प्राचीन भारत का अंतिम सम्राट जिसने पूरे उत्तर भारत पे अपना एक विशाल साम्राज्य कायम किया था। तो इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के बाद में और 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। तो दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक, दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में। इनके मध्य के काल को हम क्या बोलते हैं? राजपूत काल। तो भारत का एक बहुत प्रमुख समय, लगभग 500 सालों तक राजपूतों ने शासन किया। तो इनसे जुड़े हुए इतिहास को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब उस इतिहास में सबसे पहली प्रश्न जो आती है, सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो क्या है कि राजपूत है कौन, आए कहाँ से? क्या ये भारत की ही संतान थे या कहीं विदेशों से आए थे? तो दोस्तों, इस बात को लेकर प्रमुख इतिहासकारों ने अपनी मत व्यक्त किए हैं। अब इन मतों के अंदर 2 मत जो है वो सबसे प्रमुख है। देशी मत और दूसरा है विदेशी मत। मतलब जो भारत के इतिहासकार हैं वो तो इन्हें भारत का ही मानते हैं, भारत की संतान मानते हैं, भारत के ही क्षत्रियों से उत्पन्न मानते हैं। जबकि विदेशी इतिहासकार, मुख्य रूप से कर्नल जेम्स टोड, वी.ए. स्मिथ। दोस्तों, आप सब लोगों को मैंने पहले बताया था कि राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड को माना जाता है, या घोड़ीवाला बाबा। तो घोड़ीवाला बाबा क्या कहता है कि ये जो राजपूत है यह विदेशी जातियों से आए हैं, ये भारत के नहीं है। अब दोस्तों, देशी मत में इन्हें क्या बोला जाता है? यह सूर्यवंशी है। इनकी
के वंशज सूर्य के संतान हैं, या फिर इनको चंद्रवंशी माना जाता है, इनकी उत्पत्ति चांद से हुई है, या अग्निकुल से, ये इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, या फिर इनको ब्राह्मण वंशीय माना जाता है, इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, ब्राह्मण वंशीय। या एक और मत है जो प्रचलित है, वो है इनको वैदिक आर्य माना जाता है, वैदिक आर्य, यह भी इनको कहा जाता है। तो देशी मत के अंदर अपने मुख्य रूप से कौन कौन से मत है कि ये या सूर्यवंशी है। अब सूर्यवंशी इनको किन्होंने बोला है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है कि यह राजपूत जो है वो सूर्यवंशी। अब गोपीनाथ शर्मा ने इनको क्या माना है? चंद्रवंशी। ऐसे ही पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है, उन्होंने इनको क्या माना है? अग्निकुल से उत्पन्न माना है। उनके साथ में मेहनत नौनसी है या सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने भी इनको क्या है? अग्निकुल से उत्पन्न माना है। अब ब्राह्मण वंशीय जो है, यह बिजोलिया अभिलेख में लिखा गया है कि जो राजपूत है इनकी उत्पत्ति वत्सीय ब्राह्मणों से हुई है। या वैदिक आर्य जो है, इसकी राय जो है वो सीवी वैद ने दी है। तो यह जो है हमारे भारत के इतिहासकारों ने मुख्य रूप से क्या माना है कि यह देसी उत्पत्ति वाले हैं, ये भारत की ही संतान। जबकि विदेशी में इनको शक जाति से उत्पन्न माना है, किसी ने इनको हूण जाति से उत्पन्न माना है, तो किसी ने इनको कुषाण जाति से उत्पन्न माना है। अब जैसे मैंने बताया था कि गोड़ीवाला बाबा अपना कर्नल जेम्स टोड, वो क्या कहते हैं कि राजपूत शक जाति से उत्पन्न हुए हैं। यह जो जातियां थी दोस्तों, यह भारत के मौर्य काल के बाद लगभग सा 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश करना शुरू करते हैं, और भारत में लगभग से 400 साल इन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया और भारत पे राज किया। अब ये जो शक, हूण, कुषाण, यह जातियां प्राचीन काल के मध्य एशिया से आई थी। जब ये भारत आई तो तब यह खानाबदोश जातियां थी। भारत में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया और भारत की संस्कृति में ऐसी रच बस गई कि ये भारत की होके ही रह गई। फिर जब 7वीं शताब्दी के आसपास या मध्यकाल के आसपास यह सब जो जातियां थी राजपूतों के रूप में वापस उभरती। तो विदेशी लोगों का मत, विदेशी इतिहासकारों का मत क्या है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई है। अब दोस्तों यह तो मात्र एक जनरल आइडिया था। अब हम वास्तव में देखते हैं कि सूर्यवंशी इनको माना कैसे जाता है या चंद्रवंशी इनको माना कैसे जाता है। तो इनकी उत्पत्ति से जुड़े हुए जो मत है आखिर वो है क्या, उनके बारे में जानते हैं। अब दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसा सवाल पूछा जाता है कि चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, गुहिल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, या किस जगह से हमको ये पता चलता है, किस अभिलेख से हमको ये पता चलता है, किस इतिहासकार ने क्या कहा है। जैसे गौरीशंकर ओझा राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में क्या कहते हैं, तो राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में गौरीशंकर ओझा क्या कहते हैं कि यह सूर्यवंशी है। अब ऐसा ही सवाल पूछ लिया जाता है कि कर्नल जेम्स टोड राजपूतों की उत्पत्ति कैसे मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड राजपूतों की उत्पत्ति कैसे मानते हैं, तो किससे मानते हैं? शक जाति से या विदेशी जाति से उत्पन्न मानते हैं। तो यह हमारे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों हम आते हैं कि ये मत आखिर है क्या। सबसे पहले हम लेंगे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। दोस्तों सबसे पहले सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। दोस्तों आपने पुराण पढ़े हैं, पुराण जैसे शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, मत्स्य पुराण है। तो इन पुराणों के अंदर आपने देखा होगा कि जो क्षत्रिय जाति है यह कैसे पैदा हुई, क्षत्रिय वर्ण कैसे पैदा हुई। इन सब पुराणों के अंदर कुछ प्राचीन कथाएं हैं जिनके अंदर भारत के इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। तो इन्हीं के अंदर जो क्षत्रिय वर्ण है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई यह भी बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्यवंशी। अब एक पौराणिक कथा के अनुसार
पृथ्वी पर जो मानव जाति थी, पृथ्वी पर जो मानव जाति थी, इसका आदि राजा कौन है? मनु। पृथ्वी पर जो मानव जाति है उसका आदि राजा कौन है? मनु। मतलब हम सब जितने भी मनुष्य हैं, मानव है, ये किसकी संतान है? मनु के। हम सब मनु से ही पैदा हुए। अब मनु किसके पुत्र थे? सूर्य पुत्र। मतलब मनु की उत्पत्ति किससे हुई थी? सूर्य से। तो मनु हमारे आदि राजा, और मनु खुद किससे उत्पन्न हुए थे? सूर्य से। अब मनु के 10 पुत्र थे, मनु के 10 पुत्र थे। अब मनु ने अपने 10 पुत्रों के मध्य पृथ्वी के पूरे शासन को बांट दिया था। पृथ्वी के जो सबसे पहले राजा थे वो मनु। अब उनका जो राज्य था, मतलब पूरे पृथ्वी पे जो ये शासन कर रहे थे, तो पूरी पृथ्वी के शासन को इन्होंने अपने 10 पुत्रों में बांट दिया। 10 में से एक पुत्र, उसने एक बार एक गलती कर दी थी। उसने क्या है, अपने गुरु की गायों की हत्या कर ली थी, तो उनको सजा मिली और उनको जो शासन मिला था वो उनसे वापस ले लिया गया। तो मनु ने अपने 9 पुत्रों के अंदर पृथ्वी के पूरे शासन को बांट दिया था। अब मनु का ही एक पुत्र था इल, मनु का ही एक पुत्र था इल। अब इल से एक दिन एक गलती और हो जाती। अब इल जो था, इसको बाग बगीचे बहुत अच्छे लगते थे। तो एक दिन क्या होता है, यह शिवजी पार्वती के बगीचे में बगैर अनुमति के प्रवेश कर जाता। अब बगैर अनुमति के प्रवेश किया शिवजी पार्वती, मतलब भगवान के बगीचे में अगर कोई बगैर अनुमति के प्रवेश कर जाए तो क्या हो कि भगवान का सिक्योरिटी सिस्टम इतना तगड़ा होता है कि आपके सोचे बिना ही आपको सजा मिल जाती है। अब इल के साथ भी यही हुआ। इल जैसे ही उस बगीचे में घुसा, इसको तुरंत सजा मिली और ये वहीं किस में परिवर्तित हो गया? स्त्री में। तो वहीं ये इल जो था, यह ईला बन गया था। इल जो था क्या बन गया? ईला, मतलब एक स्त्री बन गया था। अब जब ये ईला बन गया था तो इसने क्या किया, फिर इस स्त्री ने क्या किया कि एक सोम के पुत्र बुध, सोम जो है हम चंद्रदेव का नाम है, तो सोम के पुत्र बुध से विवाह किया और इनके द्वारा जो संतान पैदा हुई वो क्या कहलाई? चंद्रवंशी। बुध जो था सोम का पुत्र या चंद्रमा का पुत्र, तो इनकी जो संतान हुई वो क्या कहलाई? चंद्रवंशी। तो क्षत्रियों के 2 वंश, सूर्य वंश और चंद्र वंश, यह अभी स्पष्ट होंगे। मनु के पुत्रों के द्वारा जो भी संतानें पैदा हुई वह सब क्या कहलाए? सूर्यवंशी क्षत्रिय। मनु जो थे सूर्य के पुत्र थे, तो इनकी जो सारी संतानें, इनके जो वंशज होंगे वो सब क्या कहलाए? सूर्यवंशी। जबकि मनु का एक पुत्र जो स्त्री में बदल गया था, उसकी और बुध की जो संतानें, उनके वंशज होंगे वो क्या कहलाएंगे? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी। और मनु की जो संतान होगी वो क्या कहलाएगी? सूर्यवंशी। अब दोस्तों राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश है, राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश है, जैसे जयपुर का कच्छावा राजवंश। जयपुर का कच्छावा राजवंश जो है वो अपने आप को श्री राम की 32वीं पीढ़ी के शासक मानते हैं। जयपुर के कच्छावा राजवंश के शासक अपने आप को श्री राम की 32वीं पीढ़ी के शासक मानते हैं। श्री राम कौन थे? रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल कौन सा है? सूर्यकुल या सूर्यवंशी। तो श्री राम कौन थे? सूर्यवंशी। श्री राम कौन थे? सूर्यवंशी। तो जयपुर का कच्छावा राजवंश भी क्या हो जाएगा? सूर्यवंशी। अब दोस्तों यह राजस्थान के जो राजवंश है, इन्होंने कैसे न कैसे करके अपने आप को ऐसे ही मनु की अलग अलग संतानों के वंशों से जोड़ा। इसलिए राजस्थान के सभी राजवंश
राजस्थान के सभी राजवंश खुद को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। चाहे गोइल राजवंश हो, चाहे चौहान राजवंश हो, चाहे परमार हो, चाहे राठौड़ हो, चाहे हमारा कच्छा हो, तो ये सभी अपने आप को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। अब राजस्थान का एकमात्र राजवंश जैसलमेर का भाटी राजवंश खुद को क्या मानता है? चंद्रवंशी। तो ये ध्यान रखना है, जैसलमेर का भाटी राजवंश जैसलमेर का भाटी राजवंश खुद को क्या मानता है? चंद्रवंशी। तो दोस्तों पहला मत अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्पष्ट है। मनु की जो संतानें हैं वो सूर्यवंशी, और मनु के पुत्र इल मतलब ईला और बुद्ध की जो संतानें हैं वो चंद्रवंशी। तो ज़्यादातर राजस्थान के जो राजवंश है वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि जैसलमेर के भाटी राजवंश अपने आप को क्या मानते हैं? चंद्रवंशी। अब दोस्तों इसके बाद दूसरा जो मत आता है, प्रमुख मत आता है अग्निकुंड का। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है। दोस्तों अग्निकुल या अग्निवंशीय क्षत्रिय, अग्निवंशीय राजपूत। अब दोस्तों आपने एक पौराणिक कथा सुनी होगी परशुराम जी के बारे में। परशुराम जी बहुत गुस्से वाले व्यक्ति थे। इनको एक बार ऐसे ही क्षत्रियों में बहुत गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सा आ जाता है कि पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों का ये क्या कर देते हैं? नाश कर देते हैं। क्षत्रियों का नाश कर देते हैं। अब जब पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश हो जाएगा, अब मतलब आप ये समझो हमारे समाज का एक वर्ण पूरी तरीके से खत्म हो जाए, समाज में जो बाकी वर्ण है उनमें क्या होगा? अव्यवस्था फैल जाएगी, वो कर्तव्य भ्रष्ट हो जाएंगे। क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य क्या है? यह शासन का कार्य करते हैं, राजा का कार्य करते हैं, रक्षा का कार्य करते हैं। अब आपकी रक्षा करने वाला अगर खत्म हो जाए, मान लिया पुलिस को पूरी तरीके से हटा दे, आर्मी को पूरी तरीके से हटा दे, तो क्या होगा? आप पर जो भी आपके शत्रु है आके फट से अटैक करेंगे और आपको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो ऐसा ही पृथ्वी के समाज में हुआ। समाज में क्या हुआ? क्षत्रियों के नाश होते ही पूरा वर्ण व्यवस्था बिखर गई। सब वर्ण अपने कर्तव्य से भटक गए, या सब लोगों ने अपने कर्तव्यों को छोड़कर लूटपाट मचाना शुरू कर दिया था। तो इस चीज से क्या हुआ? देवता बहुत दुखी हुए। देवता दुखी हो गए। अब देवता दुखी होने के बाद में क्या करते हैं? हमने हमेशा देखा है कि जो इंद्र है जब भी परेशान होता है तो किसी बड़े देवता के पास जाता है। शिव जी है, विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है। तो ऐसे ही देवता जो है यह इकट्ठा होके जाते हैं गुरु वशिष्ठ के पास। किनके पास जाते हैं? गुरु वशिष्ठ के पास। अब गुरु वशिष्ठ इस समस्या की गंभीरता को समझते हैं और वह एक महायज्ञ का आयोजन करवाते हैं आबू पर्वत पर। आबू पर्वत पर महायज्ञ। अब आबू पर्वत पर जो महायज्ञ होता है उसमें उसके अग्निकुंड से यह 4 योद्धाओं को पैदा करते हैं। इस आबू पर्वत पर जो महायज्ञ आयोजित करवाया था उसमें से ये 4 योद्धाओं को पैदा करते हैं। पहला प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चहमान, और चौथा कौन हो जाएगा? चालुक्य। तो गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर महायज्ञ का आयोजन करवाया। वहां अग्निकुंड से 4 योद्धाओं को पैदा किया, प्रतिहार, परमार, चहमान और चालुक्य। इन चारों को जिम्मेदारी दी क्षत्रिय धर्म की, और इन 4 योद्धाओं ने वापस से हमारे समाज की वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया और समाज में वापस से शांति को स्थापित किया। अब यह जो 4
योद्धा थे। इन्होंने 4 राजपूत वंशों की स्थापना किया, इनसे फिर नए राजपूत वंश निकले। तो यह 4 जो है प्रतिहार, परमार, चहमान और चालुक्य, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि अग्निकुल से पैदा हुए राजपूत वंश कौन कौन से, अग्निकुल से पैदा हुए राजपूत वंश कौन कौन से हैं। तो प्रतिहार, परमार, चहमान और चालुक्य। अब इनको याद कैसे रखोगे आप, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ये थोड़ा एक जैसे लगते हैं और याद नहीं रह पाते। तो इनको याद रखने का सबसे आसान तरीका कैसे, अब भाई साहब एक इश्कबाज है और अपने पुराने प्रेम को याद करते हैं, तो वो पुराने प्रेम को कैसे याद करते हैं वो देखते हैं। तो प्रतिहार जो है इसके लिए अपन करेंगे इस्तेमाल प्रीति। अब वो भाई साहब इश्कबाज की कोई प्रीति नाम की लड़की थी जिनसे उनको दिल लगी थी, तो प्रीति पर चाहत चालू है, प्रीति पर चाहत चालू है। तो इस इश्कबाज का किसी प्रीति नाम की लड़की से प्रेम था और उस पे अभी तक ये चाहत चलाए हुए हैं। तो प्रीति से हो जाएगा प्रतिहार, पर से परमार, चाहत से चहमान। अब ये चहमान जो है यह इनका पहला नाम है, इसके बाद अपभ्रंश रूप में ये क्या कहलाने लगे, चौहान, चहमान या चौहान। और चौथा क्या हो जाएगा, चालुक्य, जिनको सोलंकी भी बोला जाता है। इन्होंने गुजरात में अपना शासन स्थापित किया था। तो यह दोस्तों आपको याद रहेगा। तो इस मत का जो है, इस मत का समर्थन करने वाले या इस मत को बताने वाले सबसे पहले जो थे चंद्रबरदाई ने बहुत प्रमुख पुस्तक लिखी है, पृथ्वीराज रासु। पृथ्वीराज चौहान की विजयों का वर्णन, उनके शौर्य का वर्णन एक पुस्तक में किया है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक में। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक के अंदर पृथ्वीराज चौहान के शौर्य का वर्णन किया है, उनके बारे में वीर गाथाएं उस पुस्तक में लिखी है। उस पुस्तक में जो चौहानों की उत्पत्ति मानी जाती है या राजपूतों की जो उत्पत्ति मानी जाती है, किससे मानी जाती है, अग्निकुल से। और इसी मत को सूर्यमल मिश्र, जो बूंदी के राजकवि थे, सूर्यमल मिश्र जो बूंदी के राजकवि थे, उन्होंने जो वंश भास्कर लिखी है, उन्होंने भी इसी मत को सही माना है। साथ ही साथ एक और मारवाड़ के महत्वपूर्ण राजकवि या मारवाड़ का अबुल फजल मुहनौत नैणसी ने भी राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुल से ही मानी है। तो दोस्तों यह राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े हुए मत। अब इनके बाद अगला मत जो आता है कि राजपूत जो है वैदिक आर्यों की संतान है। दोस्तों सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निकुल से राजपूतों की उत्पत्ति आपको समझ में आई। अब अगला जो मत है वो इनको ब्राह्मण मानता है या इनको ब्राह्मणों से उत्पन्न मानता है। इस मत का समर्थन करते हैं डॉक्टर B.R. भंडारकर। डॉक्टर B.R. भंडारकर क्या मानते हैं कि बिजौलिया अभिलेख के अनुसार इनकी उत्पत्ति किनसे मानी गई है, ब्राह्मणों से। अब इसके बाद एक और था दोस्तों वैदिक आर्यों से, वैदिक आर्यों से। इस मत का वैदिक आर्यों से, वैदिक आर्यों से इस मत का समर्थन किया है C.V. वैद ने, C.V. वैद। तो दोस्तों यह जो है, यह प्रमुख मत जो है हमारे देशीय प्रकार के मत, जिसमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निकुल से, ब्राह्मणवंशी और वैदिक आर्यों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब दोस्तों विदेशी इतिहासकारों के मत, इनमें यह क्या मानते हैं प्रमुख रूप से कि जो राजपूत है यह पश्चिम। अब दोस्तों आते हैं विदेशी इतिहासकारों के मत पर। विदेशी इतिहासकार में प्रमुख रूप से कर्नल जेम्स टोड, वह क्या कहते हैं कि प्राचीन काल में मध्य एशिया से कुछ विदेशी जातियां भारत में प्रवेश करती है और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करती है। अब यह जो प्रमुख जातियां थी जो मध्य एशिया से आई थी, यह कौन कौन सी थी, शक,
हूण, कुषाण, यह मुख्य जातियां थी। इनके साथ यूनानी भी आए थे, लेकिन यूनानी जो थे वो पूरी तरीके से भारत में रचे बसे नहीं थे। अब जो ये शक, हूण, कुषाण थे, यह जो है कर्नल जेम्स टोड ने इनकी संस्कृति का अध्ययन किया, इनके रहन सहन का अध्ययन किया और इनके जो तौर तरीके थे उनको समझकर राजपूतों के साथ में मिलाया। राजपूतों का रहन सहन, राजपूतों की संस्कृति, राजपूतों का पहनावा। तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या पाया कि उनकी इन जातियों की संस्कृति और राजपूतों की संस्कृति में बहुत सारी समानताएं हैं। तो इसी तर्क के आधार पर कर्नल जेम्स टोड ने क्या माना कि जो राजपूत है यह इन्हीं जातियों के वंशज है। यह जातियां जो है भारत में मौर्य काल के बाद में अपना शासन स्थापित करती है और धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में पूरी तरीके से रच बस जाती है और यहीं की होके रह जाती है। फिर मध्यकाल की शुरुआत में यह जो लोग हैं यह अपना शासन वापस स्थापित करते हैं। तब यह किस नाम से प्रचलित होते हैं? राजपूत नाम से। दोस्तों ऐसा जो मत है कर्नल जेम्स टोड ने व्यक्त किया है। अब कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है कि यह शक या सीथियन, उनसे इनकी उत्पत्ति मानी है, जबकि हूणों से किन्होंने उत्पत्ति मानी है? वीए स्मिथ ने। और एक प्रमुख इतिहासकार हुए थे कनिंघम। कनिंघम क्या कहते हैं कि यह यूची या कुषाण, यूची या कुषाण, इनसे इनकी उत्पत्ति हुई। जो शक है इनका दूसरा नाम क्या है? सीथियन। और जो कुषाण है इनका दूसरा नाम क्या है? यूची। दोस्तों यह अपने प्रमुख मत थे राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर सभी मतों को एक साथ देखेंगे और यह टेबल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें जितने भी मत लिखे हुए इन सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े हुए दो मत थे, देशीय सिद्धांत और विदेशीय सिद्धांत। तो इनमें जो प्रमुख है, पहला कौन सा था? अग्निकुंड से। गुरु वशिष्ठ ने एक महायज्ञ के आयोजन किया था और उसमें से 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। तो इस मत को समर्थन कौन देते हैं? चंद्रबरदई, नैणसी और मिश्रण। तो यह जो है ये मुख्य रूप से प्राचीन काल के और मध्यकाल के जो प्रमुख इतिहासकार हैं, जो हमारे राजवंशों के इतिहासकार रहे, वही चंद्रबरदई थे जो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। नैणसी जो थे मारवाड़ के शासक राव जसवंत सिंह, उनके दरबार में राजकवि थे। और जो सूर्यमल मिश्रण थे, यह चंद्रबरदई जो थे यह पृथ्वीराज चौहान के राज्य कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक प्रमुख राजकवि और पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे, घनिष्ठ मित्र भी थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम की पुस्तक लिखी थी। उसमें इन्होंने क्या बोला है? अग्निकुंड से उत्पत्ति होती है राजपूतों की। दूसरा है नैणसी, मेहनौत नैणसी, यह जोधपुर के शासक जसवंत सिंह, उनके दरबार में राजकवि थे। तीसरे हैं सूर्यमल मिश्रण, यह बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबार में प्रमुख कवि थे। तो इन्होंने क्या माना है? इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से। इसके बाद सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मत, इसमें जो सबसे प्रमुख व्यक्ति आते हैं कि राजस्थान के सबसे प्रमुख इतिहासकार गौरी शंकर ओझा, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि राजस्थान में जो गौरी शंकर ओझा ने कह दिया इतिहास से संबंधित वो सच माना जाता है। तो राजस्थान का सबसे प्रमुख इतिहासकार गौरी शंकर ओझा थे। यह क्या मानते हैं? यह सूर्यवंशी है। तो हमें अगर सवाल पूछ लिया जाए कि राजपूतों को क्या माना जाता है, तो हम बगैर आंख बंद करके उत्तर क्या मानेंगे? सूर्यवंशी। तो इनके साथ में समर्थन और किसने किया है? दशरथ शर्मा ने। अब इसके बाद मैंने बताया था ब्राह्मण वंशी है, इसको कौन समर्थन देते हैं? डॉक्टर D.R. भंडारकर। और इनको वैदिक आर्यों की संतान कौन मानते हैं? C.V. वेद। तो ये 4 प्रमुख देशीय मत है, इनमें ये चारों ध्यान रखने, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? गौरी शंकर ओझा का, और दूसरा अग्निकुंड का। इससे 4 योद्धा जो उत्पन्न हुए थे वो प्रीति पर चाहत चालू है। ठीक है। इसके बाद विदेशी उत्पत्ति में मुख्य जो
माना जाता है मत, वो माना जाता है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोला है, यह शक सीथियन की संतान है। तो यह सबसे प्रमुख है, ये ध्यान रखना। ये पूछा हुआ भी है आपकी परीक्षा में कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इन्होंने क्या बोला है, शक सीथियन, जो मध्य एशिया की विदेशी जातियां थी। इसके बाद हूणों से उत्पत्ति किसने मानी है, वीए स्मिथ ने। और अंत में कुषाण, कुषाणों को यूची भी कहा जाता है। तो इनसे जो उत्पत्ति मानी है वो किसने मानी है, कनिंघम। तो दोस्तों यह तो होती है अपनी राजपूतों से, दोस्तों यहाँ पर अपनी राजपूतों की उत्पत्ति होती है पूरी। उम्मीद है आपको यह सब आराम से समझ में आया होगा, आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा होगा। अब इनको एक बार वापस पढ़ना, इनको एक बार वापस रिवाइज करना और इनसे जुड़े हुए सवाल करना, ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। परीक्षा की दृष्टि से आपके ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि है क्या, यहाँ तो हमने क्या है कि एक बड़े रूप में राजपूतों की उत्पत्ति देखी है। इसके बाद अब हम जब आगे अलग अलग राजवंश पढ़ेंगे तब फिर उत्पत्ति देखेंगे, तब उस समय उस विशेष राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई यह पूछा जाता है। तो वहाँ भी हमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ अगर ये अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, तो वहाँ बहुत आसानी से हम देख लेंगे। दोस्तों वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा देखो, लेकिन उसको समझे बिना मत छोड़ो। अब मैंने जो आपको 4S सक्सेस मंत्रा बताया था, उसमें बताया था पहले सोचना और समझना, दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो सोचना और समझना यह हम मिलके साथ इन वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। आपको ये चीज़ें सोचने में आ रही है और सोचने के बाद में ये सब चीज़ें आपको समझ में भी आएगी। सोचने में सबसे पहले क्या, भाई राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। अब हमें ये समझना है, तो उसमें देशीय सिद्धांत और विदेशीय सिद्धांत। अब इसको बैठ के हम समझेंगे कि किस इतिहासकार ने क्या मत दिया है, वह बात हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, समझ में आ जाएगी। फिर शिद्दत से मेहनत, अब शिद्दत से जो मेहनत करनी है वो आपको करनी है। इनको आराम से वापस देखो, समझो, अपने दिमाग में बिठाओ और इनसे जुड़े हुए सवाल करो। पिछली साल की जो भी पेपर्स है उनमें जो भी सवाल पूछे गए इनसे जुड़े हुए सारे कर डालो एक साथ, ताकि यह चीज़ आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए, इसको आप बिल्कुल भूले नहीं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पूरा होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे चौहान राजवंश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।